एसेंशियल है जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप विनिंग टीम में हैं और आप सीईपी सुन रहे हैं तो अलग बात है, पर इसके अलावा इस विनिंग टीम की जो लीडरशिप है उसके अलावा 13 एसेंशियल आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये उनका ब्रेन चाइल्ड है जो हम सबके मेंटर हैं। और अभी तक अगर आपने सीईपी में 13 एसेंशियल नहीं सुना है तो नोट कर लें और इसे आज की रात, कल की रात, जब भी आपको समय मिले उसे जरूर सुने। एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 30 बार भी सुनने पर यदि आपको लगे कि अभी और सुनने की जरूरत है तो उसे सुन डालें। लगातार सुनने की चीज़ है, क्योंकि आज भी मैं तो 2007 से सुन रहा हूँ जब वो बने थे। 15 साल बाद आज अगर मुझे लग रही है कि मुझे उसकी ज़रूरत है तो सबको उसकी ज़रूरत है। और इसीलिए आज सारे पॉइंट्स नहीं, पर उनमें से कुछ पॉइंट पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वो लीडरशिप है जिसमें हर एक व्यक्ति, यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति को कम से कम 10 से 12 साल का तजुर्बा है। और ज़्यादा तजुर्बा या ज़्यादा साल का मतलब ये नहीं होती कि सफलता मिली कि नहीं मिली। कम से कम समय में भी यदि सफलता मिल गई तो उसे तजुर्बा माना जाता है। कोई 2 साल में भी डीओसीडी चला गया तो उनका तजुर्बा ही था। इसके कारण से उन्होंने सीखा, इस कारण से वो 12 महीने 24 महीने में डीओसीडी बन पाए। तो इसलिए आप ये समय है, ये मौका है स्टेज पर आज उनसे सीखने का, समझने का और डिस्कस करने का। अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसे एक पर्ची पर लिख लें और हम तक यहाँ पहुँचा दें। यहाँ पर कंसोल तक आप पहुँचा दें, हमारा जो स्टाफ है उन तक पहुँचा दें, वो स्टेज पे आ जाएगा। कोई अगर इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल है तो ही पहुँचाएं, हम उसके बारे में भी यहाँ से डिस्कस करेंगे। 13 एसेंशियल में से सबसे पहला अगर कोई पॉइंट है तो पहला नंबर पे आता है, और मैं उस पॉइंट को लेना चाहूँगा यहाँ पर, और वो पॉइंट है सेट द प्रायोरिटी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा लक्ष्मण जी, चूंकि आपने बहुत कम समय में डीओसीडी लेवल अचीव किया, आपका मैंने एग्जाम्पल दिया, ब्रॉन्ज से यहाँ पर आए थे जब यही त्रिमंदिर। आप सोचिए, ब्रॉन्ज इलेक्टर थे, ऐसा कुछ था कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा नेटवर्क साथ में आ गया, इसलिए आप जल्दी बन गए, क्योंकि लोग सबसे पहले ये सोच लेंगे कि आपके साथ कोई बड़ा नेटवर्क आ गया होगा। नहीं, जितना इनफैक्ट जब भी कोई कंपनी से शिफ्ट होता है तो बड़ी लीडरशिप कभी आती नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग आए थे मेरे साथ और उन्हीं को लेके हमने बिजनेस बिल्ड किया। हम बिजनेस में ग्रो इसी वजह से कर गए क्योंकि हमने प्रायोरिटाइज किया था, सारे काम छोड़ दिए थे। कैसे, थोड़ा सा बताइए, प्रायोरिटाइज कैसे किया था आपने? फैमिली को कैसे सेट किया, फैमिली को कैसे बताया, बिजनेस में आपकी वर्किंग कैसी थी? देखिए, हमारा डिसीजन भारित भैया को मिलने के बाद फाइनल हुआ कि हमको वेस्टीज करना है। जितकर सर ने हमको प्लान दिखाया, मनीषा दीदी और जितकर सर ने प्लान देखने के बाद हम भारित भैया से मिले। जब भारित भैया से मिले तब हमारा फाइनलाइज हो गया कि हमको वेस्टीज करना है। अभी वेस्टीज करने से पहले मैं एमबीए रिज़ाइन किया और फिर वेस्टीज चालू किया। कंपनी का नाम ना लेना अच्छा है, मुझे पता है आपको मज़ा आता है कंपनी का नाम लेने में। तो मैंने पुरानी वाली कंपनी को रिज़ाइन किया और फिर वेस्टीज शुरू किया। जब हमने वेस्टीज शुरुआत करी तो हम पूरे फैमिली बैठ के हमने डिसीजन लिया था कि आने वाले 2 साल हम सिर्फ वेस्टीज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, हाईलाइट करने की जरूरत है। लक्ष्मण जी ने कहा पूरी फैमिली के साथ बैठकर बिल्कुल ये डिसाइड किया कि हम अगले क्या आपने क्या 2 साल का टारगेट रखा था। 2 साल हम सिर्फ वेस्टीज करेंगे, जी और जान लगा के। बिल्कुल, मतलब पूरी फैमिली में मेरा छोटा बेटा भी था जो 5 साल का था। 5 साल का था उसको भी बिठाया था। 2 बेटियां, मैं और मेरी वाइफ, हम 5 लोग बैठ के हमने डिसीजन लिया कि 2 साल तक प्रायोरिटी पे सिर्फ वेस्टीज रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। मेरा आप सबसे सवाल ये है कि क्या ये एक्टिविटी हमने अभी तक कर ली है क्या अपनी फैमिली के साथ, या हम अकेले ही लगे हुए हैं और फैमिली हमको पीछे से खींच रही है कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और हम आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। और ये ही बड़ा कारण हो सकता है सफलता ना मिलने का। Am I right? बिल्कुल बिल्कुल। 2 साल हमने जब डिसाइड किया कि 2 साल सिर्फ वेस्टीज करेंगे तो मैंने अपनी वाइफ को बोला था कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं जिंदा हूँ, मरा हूँ, खाना खाया नहीं खाया, कभी फ़ोन नहीं करना है मुझे। हम रात को 11:30 12 बजे फ़ोन पे बात करते थे कि आज दिन भर क्या काम हुआ तुम्हारी तरफ और मेरी तरफ। भाभी ने आपको ऐसा नहीं बोला कि यार
आप सफल नहीं हो पाओगे, आप 20 साल में कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट वेस्टीज ज्वाइन करने का डिसीजन उनका था। बहुत अच्छी बात है, यू वर लकी। तो वो कभी प्रॉब्लम आया ही नहीं। और मैं आउटसाइड पुणे का बिजनेस देखता था, और वो पूना बेस्ड जो बिजनेस है वहाँ पे पूना में जो लोग हैं उनको संभालती थी, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट्स के बारे में एजुकेट करना लोगों को, वो सारा चीज़ वो करती थी। और मैं हर रोज़ अलग डिस्ट्रिक्ट में होता था। ये लगभग 11 महीने चला, और 11 महीने DCD हम बन गए 11 महीने में, और उसके 1-2 महीने के बाद लॉकडाउन आया। तो आपने वो फेज भी देखा। बिल्कुल, वो फेज भी देखा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में मैं रोज रहता था, कभी भी एक डिस्ट्रिक्ट में एक दिन नहीं निकाला गाड़ी से। बिल्कुल, लगभग 200 किलोमीटर मिनिमम ड्राइव करता था, 150-200 किलोमीटर रोज ड्राइव करता था। मेरा टारगेट था 40,000 रुपये का डीजल जाना चाहिए। ये टारगेट नहीं था कि कितने का चेक आएगा, मेरा टारगेट ये था कि कम से कम 1,000 रुपये का डीजल रोज भरना चाहिए गाड़ी। तो पैसा कहाँ से आता था? वो आपने फंड कैसे मैनेज किया? लोगों को समस्या हो जाती है, पैसे नहीं है, बाहर कैसे निकलूं? हम बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे। क्या बात है। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट पहले करना पड़ता है। मुझे अभी भी याद है, पहले महीने का हमारा 15 दिन का जो चेक आया था, वो हम ब्रांच डायरेक्टर बने थे, लगभग मुझे लगता है 27-28 हज़ार रुपये का चेक आया था, और 40-45 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ। तो आपको कर्जा लेना पड़ा? नहीं, कर्जा लेने की जरूरत नहीं थी। वी वर डूइंग पुरानी सेविंग्स थे आपके पास? बिल्कुल, पुरानी सेविंग्स आपने यूज किए? बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट निकाला? इन्वेस्टमेंट जो मेरी सेविंग्स थी वो यूज़ करी हमने, और फिर बिजनेस बिल्ड किया। तो सेकेंड मंथ भी जब पहले महीने 15 दिन मिले थे उसमें ब्रॉन्ज गए, फुल मंथ जो मिला उसमें हम गोल्ड गए। और तब चेक आया था मेरा, मुझे लगता है 98,000। तीसरे महीने में, मतलब सेकेंड मंथ में। एक दिन में कितने प्लान हो पाते थे लक्ष्मण जी? प्रायोरिटी जब सेट कर ली बिजनेस की, एक दिन में कितने प्लान हो पाते थे? डिपेंड करता है, सैटरडे संडे ज़्यादा होते थे। मैं पुरानी कंपनी में भी काम करता था, तो वहाँ पे मैं संडे का 9 प्लान दिखाता था। तो मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस है कि कोई व्यक्ति अगर ढंग से लग जाए काम पे, तो 8-9 प्लान रोज के हो सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल। मैं तो ये कहूँगा कि हमने उतनी मेहनत करी नहीं जितनी हमने पुरानी कंपनी में करी थी। अभी यहाँ तो करवट ली नहीं है, आसानी से यहाँ काम हो गया। बिल्कुल, सही बात, सही है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक बार तो हम दिल पे हाथ रख के ये चेक करें कि बिजनेस हमारी प्रायोरिटी पे है भी कि नहीं। लक्ष्मण जी, सब्जी लाने का काम, कपड़े खरीदने का काम, और हाउस हेल्प को मैनेज करना, दूध लाने का काम, ये सब काम कौन करता था? नहीं, हम कुछ नहीं करते थे, हम सिर्फ प्लान दिखाते थे, प्रोडक्ट्स दिखाते थे। बाकी काम और लोग करते थे। बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम, सब काम बाकी। हमारा काम सिर्फ इतना था, प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, ज्वाइनिंग करो, शॉपिंग करो, खत्म। 2 साल यही किया और कुछ किया ही नहीं। भाभी ये सब मैनेज करती थी घर पे? बिल्कुल, उनको क्लियर था कि लक्ष्मण जी नहीं, बहुत क्लैरिटी थी। पर ये क्लैरिटी तब आई जब उन्होंने बैठ के बात की। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। जयपुर में एक योगा सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर हैं, वो योगा सिखाते हैं फ्री में। कोई भी आओ, सुबह 6 से 8 बजे तक, शाम को फिर 2 घंटे, शाम को 6 से 8 बजे तक कोई भी आ सकता है। कंडीशन इतनी है कि जब वो हॉल में एंटर करेंगे तो वहाँ पर एक रजिस्टर रखा हुआ है, अपना नाम लिखेंगे, अटेंडेंस डालेंगे और बैठ जाएंगे, योगा करेंगे। पर उनका एक प्रिंसिपल है, एक कंडीशन है, अगर आप 3 दिन तक नहीं आए तो वो हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग लेते हैं कि 4थे दिन से मत आना। फ्री में योगा सिखाते हैं, और कोई बाबा जी नहीं है, रिटायर्ड बाबा जी नहीं है। एक 35-40 साल का यंग लड़का है जिसने कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ दी। उतना पैसा उसके पास था, उसने सेव करके रखा, उससे उसकी जिंदगी चल रही है। उसको कॉर्पोरेट और रैट रेस में जाना नहीं था, योगा उसका पैशन था। उसने योगा सिखाना शुरू कर दिया, कोई पैसा चार्ज नहीं करता है। वो बोलता है कि मुझे योगा करना है, 25 लोग और आ जाते हैं, मैं उनको योगा सिखा देता हूँ। बट कंडीशन ये है कि अगर 3 दिन तक आप नहीं आए योगा सीखने के लिए तो 4थे दिन से मत आना,
मैंने जब उनसे खुद मैं मिला उनसे, मैंने उनसे रीज़न पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो? तो बोले मैं ऐसा इसलिए करता हूँ, मैं उस आदमी को ससम्मान ये बोल देता हूँ कि अभी योगा आपकी प्रायोरिटी नहीं है, अभी आपके जीवन में कुछ और प्रायोरिटी है, आप उसे कर लो, योगा हम बाद में कर लेंगे। फोकट का योगा, वो कुछ ले नहीं रहा है, चाहे तो ले सकता है, पर बिना लिए भी उसने इतनी अच्छी कंडीशन लगा रखी है, एक व्यक्ति भी एक दिन के लिए मिस नहीं करता। सुबह 6 बजे डॉट आ जाता है, एक दिन गलती से मिस हो जाए तो दूसरे दिन तो सोच भी नहीं सकता मिस हो जाए। इसे कहते हैं प्रायोरिटाइज करना चीजों को। सिर्फ एक कंडीशन लगा के उसने 25 लोगों के जीवन में योगा को प्रायोरिटाइज कर दिया, फ्री की चीज को प्रायोरिटाइज कर दिया। हम यहाँ से चिल्ला चिल्ला के थक गए, गला बैठ गया कि यहाँ से 25 लाख रुपए महीना आ सकता है, यहाँ से 50 लाख रुपए महीना आ सकता है, 1 करोड़ रुपए महीना भी कोई कमा रहा है इसी वेस्टीज से। कृपया करके वेस्टीज बिजनेस को प्रायोरिटाइज कर लें, पर फिर भी शायद हमारे पूरी तरीके से समझ में नहीं आती। इसे हमें समझना होगा, यही पॉइंट नंबर 1 है। इट्स एन ओपन डिस्कशन। अगर कोई और हमारे सीनियर लीडर अगर कोई पॉइंट ऐड करना चाहें तो प्लीज ऐड करिए। गुलाब जी प्लीज। एक्चुअली सर्वज्ञ जी मैं ये कहूँगा कि इफ यू वांट टू, मतलब अगर आपको प्रायोरिटी सेट करनी है ना, तो प्रायोरिटी सेट क्यों होगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब 2 चीज़ें सक्सेस होने के लिए 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। 1 इज रीज़न एंड सेकंड इज विजन। अगर आपका रीज़न क्लियर है और आज आप क्या हैं ओके, बट आज से 5 साल बाद आप क्या हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड विजन। और मैं हमेशा कहता हूँ कि विजन का जो मतलब है ना, अपने दिमाग को दूरबीन लगाना। तो अगर आपके पास रीजन है और विजन है तो बाय डिफॉल्ट आपकी मजबूरी हो जाएगी प्रायोरिटी सेट करने की। एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो लोगों को ये समझ में नहीं आता। लोग 10,000 रुपये कमाने में इतने बिजी हैं कि उनके पास 1 लाख रुपया कमाने का टाइम नहीं है। ये कौन सी समझदारी है माय फ्रेंड्स? सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, ऑलवेज सेट द प्रायोरिटी। क्या रखो, कैसे रखनी है प्रायोरिटी, हमने 13 एसेंशियल में सीखा। हाउ? नंबर 1 प्रायोरिटी को ऑलवेज आप ऊपर वाले को, परम कृपालु परमात्मा को रखो, क्योंकि उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सेकंड प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए। थर्ड प्रायोरिटी आपका प्रेजेंट बिजनेस, जॉब या प्रोफेशन, जिससे आपकी आजीविका चलती है। और उसके बाद जिससे आपके सपने पूरे होने वाले हैं, इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म आपके पास है, वेस्टीज और विनिंग टीम आपके पास है, उसके इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें जो घुस जाती हैं ना, वो आपकी सक्सेस को किल कर देती हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, व्हेन आई केम टू द इंडस्ट्री, मेरा रीज़न बहुत क्लियर था कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। 2002 में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस थी उस वक्त। नो डाउट हमें बहुत लॉस हुआ था हमारे बिजनेस में, लेकिन फिर भी ऑप्शंस थे हमारे पास। लेकिन मैंने एक सेट किया था, मैंने एक डिसीजन लिया था उस वक्त। मैं आज इस सभा में बताना चाहता हूँ, मेरा उस वक्त का डिसीजन ये था कि जब तक मैं 2 प्लान रोज के नहीं करूँगा तब तक मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा। दैट वाज माय डिसीजन इन 2002 एंड बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन टुडे व्हाट आई एम टुडे। सो पॉइंट इज व्हाट यू नो, सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? सी मोर पीपल, सो मोर प्लान। और इसके लिए आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। तो आज के बाद से अगर बिजनेस में हम यहाँ पर स्टेज पे किसी को देखते हैं 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, सलीम भाई कभी कैब ड्राइवर थे, उन्होंने प्रायोरिटाइज किया था इस बिजनेस को। नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी आज के बाद से ये बिजनेस अगर होगा तो हम उसका रिजल्ट देखेंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद। जितिन भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं इस पॉइंट पे? मैं भी यही कहना चाहता हूँ, सेट द प्रायोरिटी। हमने भी चारों जनों साथ में घर पे बैठ के ही प्लान किया था कि हमारे पास बहुत कर्जा था, तो हमने कहा कि भाई चारों जने साथ में बैठते हैं। और बच्चों को बोला कि आप महाराजा के लड़के होना चाहते हो? तो बोले हाँ। मतलब वो उनके बच्चे आश्रम में पढ़ते थे, तुम्हें हॉस्टल में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने हॉस्टल में जाके पढ़ाई की 2-3 साल, और उसके बाद ही हमने मतलब एक परिवार का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर चारों में से किसी का भी एक भी पहिया ढीला होता तो आज में यूजली नहीं होता। मैं तो ये कहूँगा अगर प्रायोरिटी सेट करी है हम लोगों ने, इसके लिए ही हम सब यहाँ पे हैं। और आज वो राजा महाराजा की लाइफ जी रहे हैं।
अगर सेट द प्रायोरिटी नहीं किया होता तो कुछ होता ही नहीं। तो अगर आज तक सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब ये है कि आज तक बिजनेस भी प्रायोरिटी पे नहीं था, इसलिए सफलता नहीं मिली। मैं आ रहा हूँ अगले पॉइंट पर, अनूप जी से सुनना चाहेंगे इस पॉइंट पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, मैं सच बता रहा हूं। क्योंकि जितने बहाने हैं वो इस पॉइंट को सुनने के बाद खत्म हो जाने चाहिए, ये ऐसा पॉइंट है। पर समस्या ये है कि बहाने कभी खत्म नहीं होते, कोई ना कोई बहाना लगा रहता है हमारी जिंदगी में। हम अपने आप को वो बहाने का झुंझुना पकड़ के समझाते रहते हैं, पर इस पॉइंट को डिस्कस करने पर सबके बहाने खत्म हो जाए, हम ऐसा चाहते हैं। और वो पॉइंट है नो डिपेंडेंसी। 13 एसेंशियल का मैं मानता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो डिपेंडेंसी। किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी चीज पर कोई भी डिपेंडेंसी ना होना, ये इसका अर्थ है। अनूप जी प्लीज। वाकई में सही बताया कि डिपेंडेंसी को, यदि दूसरी बात में अगर कहूँ तो एक्सपेक्टेशन, किसी से उम्मीद। जब हम इस बिज़नेस की शुरुआत करते हैं और कोई व्यक्ति जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपका अपलाइन है, आपको इंट्रोड्यूस करा देता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उनके भरोसे बैठे रहते हैं कि जब मेरे अपलाइन आएंगे तो मैं प्लान दिखाने जाऊंगा, तब मैं घर से बाहर निकलूँगा। मेरे अपलाइन के साथ में जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टूर पे जाना होता है, तो ये कैलकुलेट करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि जब अपलाइन टूर पे जाएंगे तो अगले 3 महीने बाद मैं भी उनके साथ में टूर पे जाऊंगा। मतलब अपनी पूरी प्लानिंग, अपनी पूरी एक्शन, अपनी पूरी वर्किंग के लिए अपलाइन पे डिपेंडेंट होते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बिज़नेस आपका है ही नहीं है, वो आप अपने अपलाइन का बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं, वो बिज़नेस आपका है ही नहीं है। और दुख तब होता है जब हमारी उम्मीद ज़्यादा होती है। आपके पास एक अपलाइन है, पर अपलाइन के पास आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं। आपके पास एक अपलाइन है, पर अपलाइन के पास आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका अपलाइन लीडर 24/7 आपके पास अवेलेबल हो। और दूसरा चीज़, डिपेंडेंसी हमारी डाउनलाइन पर, कि मेरी डाउनलाइन 6 लेग, मैंने 6 लोगों को स्पॉन्सर किया और मैं ये सोचने बैठ जाऊं कि मेरी ये लेग इस महीने ब्रॉन्ज जा रही है, इस महीने सारे लेग ब्रॉन्ज चले जाएंगे और मैं क्राउन हो जाऊंगा, तो ये भी सबसे बड़ा ब्लंडर है। जब भी हम ऐसे लोगों से बात करते हैं तो वो पूछते हैं, सर मैं तो क्राउन जाना चाहता हूँ, मैं तो पूरा बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, अगले महीने चला जाऊँ, पर नीचे वाले लोग काम ही नहीं करते हैं। मतलब ऊपर वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है, नीचे वाले काम नहीं कर रहे हैं, और मैं इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी हूँ। ये डिपेंडेंसी, ये एक्सपेक्टेशन वो चीज़ है, मतलब आपने अपने पैरों में बेड़ी बांध रखी है। ये चीज़ मुझे सर, जब मैंने स्टार्ट किया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अपना कैरियर, मुझे याद है अच्छे से, 4-5 प्लान दिखाए होंगे मेरे अपलाइन ने। और कुछ ऐसी मीटिंग्स में गया, ट्रेनिंग्स में गया, मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि ये बिज़नेस मेरा है और इसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। चाहे वो नए पर्सन को ज्वाइन कराना हो, नए डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देनी हो, कोई मीटिंग का प्रमोशन हो, फंक्शन का प्रमोशन हो, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, ज्वाइनिंग से लेके इस बिज़नेस में लीडरशिप डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं, ये सब मुझे करने हैं। हाँ, इस प्रोसेस में अगर कंपनी कोई मीटिंग कर देती है तो मेरे लिए प्रिविलेज है। इस प्रोसेस में मेरे अपलाइन मेरे साथ चले जाते तो मेरे प्रिविलेज है। और शायद वही एक रीज़न था सरवत जी की कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया ऊपर से कि ये होगा तो मैं आगे ग्रो कर पाऊँगा। कंडीशन नहीं लगाई, क्योंकि मुझे मालूम था मेरा रीज़न है, मुझे DUCD जाना है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो ये सारे काम मुझे ही करने होंगे। अपनी टीम पे डिपेंड नहीं रहा कि मैंने बोला कि आप इस महीने डायरेक्टर जा रहे हैं तो ही मैं क्राउन जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले से चॉइस बना के रखी हुई थी। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ समझ पाया कि मैं दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई काम करेगा नहीं करेगा ये उसके हाथ में, पर मेरे बिजनेस को कैसे ड्राइव करना ये मेरे हाथ में। बहुत बढ़िया पॉइंट टू बी हाईलाइटेड। ये मेरा बिजनेस है, मुझे इसमें काम करना है, ये हाईलाइट करने जैसा पॉइंट है। हम सोचें, आज कुछ डिस्कवरी हो रही होगी आपको। अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं उससे आपको कुछ डिस्कवरी हो रही होगी, अरे यार अभी तक तो मैं मेरी अपलाइन के चक्कर में अटका हुआ था, अरे यार अभी तक तो मैं मेरी इस डाउनलाइन के चक्कर में अटका हुआ था। नो डिपेंडेंसी ऑन अपलाइन, नो डिपेंडेंसी ऑन डाउनलाइन, किसी में भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए प्लीज। जब